हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स, बहुत ही अच्छे हैंड रिटेन नोट्स हैं जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं, ये जैसे क्लास 11th का चैप्टर 1 है, तो ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे, 11th के भी और 12th के भी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना वीडियो के एंड में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है आपका केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंज इन मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच डिफाइंस दिस चेंजेस। तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, या फिर चेंज इन मैटर में अंडर डिफरेंट कंडीशंस में, एंड द लॉज विच डिफाइंस दिस चेंज, और उस चेंज को कौन से लॉज डिफाइन करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ हेल्प अस टू मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बेटर लाइफ सच एज food, good health, comforts, etc. Some of the important applications of chemistry are given below. तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें डेली रिक्वायरमेंट से मीट करवाता है, मिलवाता है, जैसे फूड, अच्छी सेहत और कंफर्ट्स एक्सेट्रा से। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे सप्लाई ऑफ फूड। तो विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नीड फॉर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमको क्या, अमाउंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। इट हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा विच हैव इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड फील्ड्स। तो हमें केमिस्ट्री क्या करता है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है कि यील्ड क्रॉप की, मतलब खेती जो है और फ्रूट की, वो बढ़ जाती है। उसके बाद इट हैड हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़ों से, बैक्टीरिया से भी बचाता है। फिर है द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, बटर, आपके जो भी एक्सेट्रा जो पैक्ड फूड होते हैं उसको क्या प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, वो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे टाइम तक, उसमें भी आपका केमिस्ट्री हेल्प करता है। फिर इट हैज़ गिवन मेथड्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स देयर बाय एंश्योरिंग द सप्लाई टू प्योर फूड स्टफ्स। और ये डिफरेंट टेस्ट मेथड से भी आपका प्योरिटी फूड का टेस्ट करता है जो आपको सप्लाई की जा रही है। फिर आपका कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन और बेटर हेल्थ में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। It has provided mankind with a large number of लाइफ सेविंग ड्रग्स, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ, मतलब ड्रग्स मतलब दवाइयों से, यहाँ मेडिसिन से, वो प्रोवाइड करके ये क्या है, इन ह्यूमंस को डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशंस मोर एंड मोर सक्सेसफुल। एनेस्थेटिक की वजह से सर्जिकल ऑपरेशन क्या है, वो सक्सेसफुल होते हैं। Synthetic vitamins and tonics have contributed significantly towards better health, और सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स जो होते हैं उससे बेटर हेल्थ भी होती है। उसके बाद है इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर एंड लग्जरियस। अब इसमें कंफर्ट जो हमारे इंक्रीज़ हुए हैं हमारे रहन सहन में, उसके बारे में देखते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स, क्लोथ जो होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, सप्लाई ऑफ मेटल्स, आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़, घर के यूज़ वाले, और एंटरटेनमेंट। फिर है नेचर ऑफ मैटर। तो आपको मैटर पता ही होगा, मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर आवर 5 सेंसेस। तो मास मैटर क्या है, मैटर वो
कोई भी चीज़ है जिसमें क्या है मास हो और वो जगह घेरता हो और उसको क्या हम फेल्ट कर सके, मतलब फील कर सके अपने 5 किसी भी सेंसेस से, किसी भी 5 में से किसी भी एक सेंसेस से उसे हम फील कर सके, वही क्या होता है आपका मैटर। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देयर आर 2 वेज ऑफ क्लासीफाई मैटर। मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। आपका है जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम मेज़र या ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी या उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना। जैसे कि आपका कलर हो गया, उसकी स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एक्सेट्रा। सेकेंड होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। तो इसके मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक केमिकल चेंज होना दिखना चाहिए, तभी क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होना चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आपका एसिडिटी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाए या घट जाए, बेसिसिटी, उसमें कंबस्टिबिलिटी मतलब आग लगना वगैरह, ये सब क्या है उसके केमिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट। जैसे मैटर है, मैटर को 2 तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। आपका फिजिकल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के फॉर्म में है, और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, और ये आपके प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किए गए हैं। फिर प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और मिक्सचर में आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं। और आपका कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम पहले देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड आपको पता ही है, इन सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है बहुत ही टाइटली एक दूसरे को पकड़े रहे होते हैं, और जो सॉलिड है उसका क्या होता है डेफिनेट एक फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है। उसके बाद होता है लिक्विड। In liquid, the particles are close to each other, but they can move around। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, वो एक मूव कर सकते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसका फिक्स शेप नहीं होता। गैस। तो इन गैस द पार्टिकल्स आर वेरी फार टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, एंड मूव फ्रीली एंड फास्ट, और वो फ्री और फास्ट मूव कर सकते हैं। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, और इसका ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। फिर आते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल कंटेन होता है। दीज पार्टिकल ये तो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये किसी एक ही चीज़, पूरा जो सब्सटेंस होता है वो एक ही पार्टिकल से बना होता है। फिर है आपका कंपाउंड्स। तो अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। A compound is a pure substances containing 2 or more elements। ठीक है, containing 2 or more elements combined together in a fixed ratio। और ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, और वो भी फिक्स्ड रेशियो में। जैसे आपका एग्जांपल वाटर लेते हैं। वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, तो इसका जो रेशियो होता है 1:8 वो फिक्स होता है बाई मास। तो ये क्या होता है आपका कंपाउंड। तो दोस्तों आपको होप कि समझ में आ रहा होगा, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कमेंट मतलब कुछ समझ में ना आ रहा हो, और वीडियो लाइक कर देना। और इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, आप देख ही रहे होंगे, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस मतलब पूरा जो आपका चैप्टर 1 है वो पूरा इसमें कवर है मेरे नोट्स में, तो देखते रहने ये वीडियो। तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। अब मटेरियल
containing two or more substances in any proportion is called a mixture. ठीक है, तो a material containing two or more substances, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन होता है इसमें in any proportion, इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में होता है, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? आपके दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. आपको पता होगा होमोजीनियस क्या होता है? इन अ होमोजीनियस मिक्सचर इट्स कंपोनेंट इज कम्प्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो इसमें क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो क्या होता है? कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. फिर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हेट्रोजीनियस क्या है? इन दिस the components are not mixed completely and sometimes it can observed by naked eyes. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो कंपाउंड है, जो आपका कंपोनेंट है, उसका जो मिक्सचर है वो क्या होता है? कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ रहता है. इसमें क्या होता है कि हम इसको अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, अपनी आंखों से भी कभी कभी देख सकते हैं. जैसे आपका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट हो गया, या ग्रेन्स हो गया, या पल्सेस हो गया. अगर आप शुगर या सॉल्ट का मिक्सचर ले तो उसमें क्या होगा कि उसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट, तो उसको आप देख सकेंगे कुछ टाइम के बाद. और ग्रेन्स अगर आप उसमें डाल दें या पल्सेस डाल दें तो वो क्या होगा? ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा. फिर है आपका एटम्स. तो एटम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हुज फर्दर डिवीज़न कैन नॉट बी पॉसिबल. तो दोस्तों इसमें मैं सभी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं होगा. अगर कुछ हो भी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना नीचे. देखिए एक एक करके मैंने सारे डेफिनेशन आपको इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं. तो ये आपका वाइवा के टाइम में भी बहुत हेल्पफुल है, और ये आपका एज अ नोट्स भी बहुत ही हेल्पफुल है. आपको NCERT पढ़ने की मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो देखिए एटम्स क्या है? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिसका फर्दर डिवीज़न आप नहीं कर सकते. ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल जिसका और डिवीज़न नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है? एटम्स. तो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर टाइटली हेल्ड टुगेदर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं, या तो केमिकल बॉन्ड से या फिर केमिकल रिएक्शन से. फिर है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, ये दो कैटेगरी के होते हैं मॉलिक्यूल्स. पहला है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ठीक है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं. दे आर कॉल्ड होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? होमो एटॉमिक कहलाते हैं या होमो न्यूक्लियर, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं. जैसे कि H2O2 N2, ये क्या है? एक ही तरीके का एटम से बने होते हैं सब. उसके बाद है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. तो दे आर मेड अप ऑफ atoms of different elements and hence are called heteroatomic और heteronuclear molecules. ये क्या होते हैं? ये आपके डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोएटॉमिक या फिर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. तो इसका एग्जांपल जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर वाटर हो गया, एक्सेट्रा. तो अब है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं. तो ऑल सच क्वांटिटीज़ विच आर कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ जो हम पढ़ते हैं अपनी साइंटिफिक स्टडीज़ के दौरान, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट जिसे कहते हैं, वो देखिए द यूनिट इज़ अ टूल रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो यूनिट क्या होता है? एक टूल होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं. तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं. 7 होती है, आपको पता होगा. ये 7 क्या क्या है? ये देखिए, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसके सिंबल भी लिखे हुए हैं, और SI यूनिट भी लिखी हुई है, और उसका SI यूनिट का सिंबल भी लिखा हुआ है. तो ये आपकी फिजिकल 7 क्वांटिटी होती है. जैसे लेंथ का आपका SI यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला. तो ये आपका
फिजिकल क्वांटिटीज़ है सारी। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई यूनिट्स है, ये आपको जैसे पता होने चाहिए कि सेंटी अगर आपका है तो क्या होता है मल्टीपल्स में, 10 की मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपका माइक्रो है तो क्या होता है, आपका नैनो है तो क्या होता है, उसके सिंबल क्या होते हैं। तो ये देखिए ये दिखा रखा है, जैसे 10 की पावर -1 है वो क्या होता है डेकी, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वैसे ही आपका 10 की पावर -12 होता है वो पीको होता है, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं इसे, सिंबल जो होता है उसका। वैसे ही आपका मेगा 10 की पावर 6 होता है, हेक्टो 10 की पावर 2 होता है। तो ये सब क्या है, कुछ प्रीफिक्स एसआई यूनिट्स के हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 के, जो आपको यूज़ आने वाले हैं 11th में भी और 12th में भी। तो अब है आपका मास एंड वेट। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो मास क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है। वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो आपका मास और वेट में डिफरेंस शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए। मास क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। मैटर मैंने बता दिया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है जिसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है। और वेट क्या होता है, वेट जो होता है वो होता है कि कितना ग्रेविटी जो है फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रही है, कितना लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ग्रेविटी अपना फोर्स, वही क्या होता है उसका वेट होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर। वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। और वेट जो होता है वो जैसे जैसे आप अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता है, ग्रेविटी का थोड़ा सा फोर्स जो है वो कम होता है। उसी की वजह से आपका क्या होगा, वेट भी वेरी करेगा डिफरेंट प्लेसेस पे। फिर आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर, तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजर टेम्परेचर। पता होगा आपको क्या कौन कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन क्या होती है, ये एसआई यूनिट होती है। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है स्केल, वो 32 से 212 डिग्री तक होता है फ़ारेनहाइट। जैसे आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 100 डिग्री तक। वैसे जो ये आपका फ़ारेनहाइट है वो 32 से 212 डिग्री तक होता है। और द टेम्परेचर ऑफ 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशन। और दोनों डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का ये रिलेशन होता है, देखिए आप। और केल्विन और सेल्सियस के बीच का ये रिलेशन होता है, ये आपको पता होगा। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कोई भी ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोज है कोई भी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, वही क्या कहलाती है, उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। प्रिसीजन क्या कहलाता है, तो इफ़ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोज टू दियर एवरेज वैल्यू द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए हैं और वो क्या एक दूसरे के काफ़ी करीब है, ठीक है, बहुत ही करीब है मेजरमेंट, और उसका जो एवरेज है वो भी क्या है उसके काफ़ी करीब है मेजरमेंट के, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रिसीजन कहलाता है, प्रिसाइज कहलाता है। फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर, तो द मीनिंगफुल डिजिट इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और इन अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है, ठीक है, मीनिंगफुल, अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। तो जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है वही क्या कहलाता है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं या कैसे हैं। तो पहला जो रूल होता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज द ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और चाहे ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, चाहे मतलब जीरो भी हो किसी नॉन ज़ीरो से मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 ज़ीरो छोड़ के सारे नॉन ज़ीरो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सारे
आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और चाहे तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो भी आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दे रखा है 467, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, और 4006 है, ठीक है, इसमें क्या है, ज़ीरो भी है, लेकिन किसके बीच में, 4 और 6 के, तो ये कितने हो गए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4, ठीक है, इसमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिने जाएंगे। और 2.05 है, ये भी क्या हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेकेंड रूल है कि zeros to the left of the first non zero digit in a number are not significant, ठीक है, जो भी पहला आपका नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे पहले के जितने भी ज़ीरो होंगे वो आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आपका 0.05 है, ठीक है, आपका नॉन सिग्निफिकेंट वो नॉन ज़ीरो कौन सा है, 5, उससे लेफ्ट में देखिए सिर्फ 0 है, तो वो क्या है, 0 को आप काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिर्फ 1 जो कि है 5। सिमिलरली नीचे एग्जांपल है 0.0036, इसमें आपके सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद है आपका थर्ड रूल, इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़ बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अगर कोई नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल, लेकिन वो क्या है, आपके डेसिमल के राइट में है, देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपका 5.0 है तो वो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 3.400 है, इसमें 4 है, और वहीं देखिए 0.0300 है, ठीक है, तो इसमें जो 3 से पहले वाले ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 के बाद वाले ज़ीरो काउंट होंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इफ़ अ नंबर ends in zeros but these zeros are not to the right of the decimal point, these zeros may or may not be significant, ठीक है। अगर आपका कोई नंबर है ज़ीरो से एंड हो रहा है, ठीक है, ज़ीरो से एंड हो रहा है और वो क्या है, राइट पे नहीं है, डेसिमल के राइट साइड पे नहीं है, तो वो ज़ीरो क्या होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज़ 20500 मे हैव 3 और 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसी को हम 4 भी गिन सकते हैं, 3 भी गिन सकते हैं और 5 भी गिन सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर मैं 20500 को 2.05 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूँ तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, 3। वहीं अगर मैं 2.050 लिख दूँ तो और 10 की पावर 4, तो इसमें कितने बन जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं मैं अगर 2.0500 लिख दूँ तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब है आपका रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में कैसे पता करेंगे, तो द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म with least number of decimal places that the number of significants of different number have no role to play, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो रिजल्ट होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, वो क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉलो करेंगे एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, तो अगर डिफरेंट नंबर्स है उसमें जो सबसे कम नंबर होगा डेसिमल के बाद उतने ही क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होंगे। आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 नंबर को हमने ऐड किया 154.2 और 6.1 और 23, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 183.3, ठीक है, 183.3। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो रिपोर्टेड सम होगा वो कितना होगा, 183 होगा, ठीक है। इसमें आपका जो सम होगा वो कितना होगा, 183। और जो आपका सेकेंड है देखिए सब्सट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन वो क्या 18.4215 और उसको माइनस कर रहे हैं उसमें से 6.01, इसका आंसर कितना आएगा 12.4115। तो ये देखिए इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 12.41, ठीक है। इसका 12.41 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो दोनों नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किए थे उसमें सबसे कम
डेसिमल के बाद किस में डिजिट्स है, वो है आपके 6.01 में। कितने हैं, 2 डिजिट, इसलिए जो इसका आंसर आया वो भी 2 ही डेसिमल डिजिट तक आया है। ठीक है, फिर आपका है सेकेंड रूल, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब 2 नंबर को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही प्रिसीजन तक लेंगे जितना सबसे कम जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपका डिजिट होगा। ठीक है, मतलब जो नंबर होगा, जैसे आप ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 112.1156। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, 2.8 में। कितने हैं, 2। तो इसका जो प्रोडक्ट आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 1 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में। सेम डिवीज़न का भी रूल है, सबसे कम कितना है, 0.46। ठीक है, तो उतने ही आपका क्या होंगे, आपका जो आंसर होगा वो भी 0.029 तक ही लिया जाएगा। फिर है आपका if a calculation involves a number of steps, the result should contain the same number of significant figures as that of the least precise। ठीक है, अगर डिफरेंट बहुत सारी कैलकुलेशंस है इक्वेशन में, तो आपका सेम इसमें भी रूल है, जो सबसे लीस्ट प्रिसीजन होगा वही आपका फॉलो करेगा। और चाहे तो और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट आपका वो होगा डिजिट्स होंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सबसे कम कितना है, 4 है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो 0.77 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए 0.34 है और बाकी ऊपर में पॉइंट के बाद 3 और 5 डिजिट्स है, लेकिन 3-4 में सिर्फ 2 है। तो आपको जो आंसर है वो भी 2 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। तो केमिकल रिएक्शंस takes place according to the contains certain laws called the laws of chemical combination। तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, वही क्या होते हैं, आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। तो आपका ये लॉज जो हैं वो है, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो आपको पता होगा मे बी कि मैटर जो है वो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑन अ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही आपका किसका होगा, प्रोडक्ट का। आपको मे भी पता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो आपका किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड लिखा होता है जिसकी साइड एरो होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल है व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल है आइस और वाटर का। अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन अ स्मॉल कॉनिकल फ्लास्क, इट इज़ वेल कॉक्ड एंड वेट। ठीक है, एक आइस का पीस जो है वो एक कॉनिकल फ्लास्क होता है कॉनिकल, उसके अंदर लिया और उसको बंद कर दिया और उसका वज़न मेज़र किया गया। द फ्लास्क इज़ नाउ हीटेड जेंटली टू मेल्ट द आइस। उसको धीरे से हीट किया गया ताकि वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए। फिर क्या किया कि द फ्लास्क इज़ अगेन वेट, दोबारा उसको वज़न किया गया तो इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वेट थ्रू फिजिकल चेंज। तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें कोई भी फिजिकल चेंज की वजह से उसका वेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर सेकेंड लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका प्योर वाटर है, ऑब्टेन फ्रॉम वॉट एवर सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स से आप वाटर लो, जैसे कुएं से, रिवर से, लेक से, सी से, विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो आप पानी किसी भी सोर्स से लो, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स होगा, कितना, 1:8 बाय मास। यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल proportions, ठीक है। when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the following which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, ठीक है। जब दो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक फॉर्म करने के लिए केमिकल कंपाउंड, ठीक है, तो देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर bear a simple ratio to one another। तो दो आपके कोई भी आप मान लीजिए एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन और जो एक है वो फिक्स है और एक क्या है उसका वेट जो है वो मास जो है वो वेरी कर रहा है। तो जिसका मास जो वेरी कर रहा है वो जो आपस में क्या करेंगे वो एक फिक्स रेशियो बनाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया, वाटर 18 ग्राम बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, ये फिक्स है, हाइड्रोजन कितना है, फिक्स है। हमने फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, ठीक है, उसमें 16 था, इसमें 32 लिया, कितना बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना आपका कितना, 34 ग्राम। तो यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है वो कितना वेरी कर रहा है, उसका मास 16 और 32, तो और हाइड्रोजन क्या है वो फिक्स है। तो जो ये ऑक्सीजन है 16 और 32 वो क्या करेंगे, आपस में एक सिंपल रेशियो बनाएंगे, जैसे कि 16:32 कितना बनाएगा, 1:2। तो यही क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द रेशियो ऑफ द masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो रेशियो जो है मासेस का, 2 एलिमेंट्स का A और B का, जो कि अलग से सेपरेटली A अलग और B अलग कंबाइन होते हैं किससे, थर्ड एलिमेंट C से, इज़ आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। दोनों क्या होंगे, या तो सेम या सिंपल मल्टीपल होंगे, मल्टीपल में होंगे एक रेशियो के बाय मास के, विद विच A एंड B कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। जितना A और B डायरेक्टली कंबाइन होके क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे इसका एग्जांपल से समझेंगे कि द एलिमेंट C एंड O, ठीक है, C एंड O कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट H, ठीक है, थर्ड एलिमेंट H। तो यहाँ पे C और O क्या है, कंबाइन होते हैं सेपरेटली अलग अलग हाइड्रोजन से टू फॉर्म CH4 और H2, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा CH4 और H2 एंड CH4 एंड दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म CO2। और जब दोनों डायरेक्टली कंबाइन होंगे कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेंगे, CO2, ठीक है। तो इन CH4 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। CH4 में क्या है कि 12 पार्ट जो है कार्बन का बाय मास वो क्या है, 4 से हाइड्रोजन बाय मास से कंबाइन है। और वहीं हाइड्रोजन में क्या है कि 2 जो हाइड्रोजन है वो 16 ऑक्सीजन से कंबाइन है। और यहाँ जब देखेंगे कि जो मास ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का है तो वो जब कंबाइन होते हैं आपस में वो क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 12 एंड 32 है, ठीक है, मतलब 12 ऑफ कार्बन और 32 किसका, ऑक्सीजन का, सच दैट दे आर इन अ रेशियो 12:32, कितना 3:8 में। इन CO2 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन डायरेक्टली विद 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सच दैट दे कंबाइन डायरेक्टली इन द रेशियो 12:32 और 3:8 जब डिवाइड करेंगे, विच इज़ द सेम एज द फर्स्ट रेशियो, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रेशियो के बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर है आपका 5th गेल-ल्यूजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बी आर अ सिंपल रेशियो, ठीक है, जब गैसेस कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ दीज आर आल्सो गैसेस प्रोवाइड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनको जो मेज़र करेंगे इनका तो वॉल्यूम वो
तो वो क्या होगा, मेजरमेंट जितनी भी है वॉल्यूम्स की वो सेम कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर में की जाएंगी. 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज सिंपल. कितना, 1:1:2. अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की. द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर it could be explained the law of chemical combination by weight but fail to explain the law of gaseous volume. तो ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. फिर है आपका why do atoms of the same or different elements combine at all to form molecules. ठीक है, why do atoms of same or different elements, सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए. इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. और इन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल्स जो है एलिमेंट और कंपाउंड के उनमें कोई भी डिफरेंस भी नहीं बताया था. मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या थी. द मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर एटम्स इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल. ठीक है, तो एटम को अब इंडिविजुअल कंसिडर नहीं कर रहे थे. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. और सेम एलिमेंट के जो एटम्स है उसका हो सकता है अलग अलग एटॉमिक मास हो. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास. और उसका सेम एटॉमिक मास भी हो सकता है. द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन with one another may be fixed or integral multiple may not always be simple. तो जिस रेशियो में डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं वो हो सकता है कि फिक्स भी हो या इंटीग्रल हो और हो सकता है कि वो सिंपल ना हो. एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं. एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल. और वो अब इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं रहे. फिर है आपका एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल. इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो बोला है कि इक्वल वॉल्यूम सभी गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम ले सेम कंडीशन पे टेम्परेचर और प्रेशर में तो उसके अंदर जो होंगे मॉलिक्यूल्स भी इक्वल नंबर पाए जाएंगे. फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस. तो आपका एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस सच दैट एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 while that of ओजोन इज 3. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सब्सटेंस के, जैसे एग्जांपल देखें कि एटोमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की 2 और वहीं पे ऑक्सीजन की कितनी है 3. सेकेंड है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. इसको आप अलग अलग फॉर्मेट से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब लिखे हुए हैं. मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी हो सकता है अपॉन में मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2. तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. फिर थर्ड है आपका टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है. जैसे मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी. इसको आप 2 इंटू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एच टी पी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एच.टी.पी. तो इसके ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं. मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एच.टी.पी. आपका एटॉमिक मास जो है वो है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज
हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, एक एलिमेंट का वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर। कितने नंबर ऑफ टाइम्स है एक एटम किसी एलिमेंट का वो हैवी है कार्बन 12 से। वन एटम एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसे बोलते हैं इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रैक्शनल एबंडेंस ऑफ द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल अबेंडेंस से। तो फ्रैक्शनल अबेंडेंस ऑफ एन आइसोटोप इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जो कि किसी आइसोटोप में कंप्राइज हो। फिर है आपका एवरेज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप एंड देयर corresponding mass number। ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 AMU, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा 16 ग्राम। सिंपल था। फिर है आपका मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, ये आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का वो हैवियर है 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप के। फिर है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है 98.0 U, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98.0 ग्राम। फिर है आपका एवोगैड्रो नंबर, तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम of the element और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे एवोगैड्रो नंबर n होता है वो कितना होता है, इसका वैल्यू 6.022 × 10⁻23। फिर है मोल्स इन टर्म ऑफ मास, तो मास के टर्म में मोल देखते हैं। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। तो 1 मोल क्या होता है, वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होता है। जैसे आपका 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर देखते हैं, तो अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain Avogadro's number of atom if the substance is atomic or Avogadro number of molecules if the और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। तो अगर मॉलिक्यूलर है तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, और अदरवाइज कितना सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम में, अगर एटॉमिक है तो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा 6.022 एटम्स इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सेम सोडियम में एंड सेम H2O में 1 मोल की बात हो रही है। अब मोल इन वॉल्यूम देखते हैं, तो इन केस ऑफ गैसेज अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, और सेम 1 मोल ऑफ CO2 गैस कितना हो जाएगा 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो ये डिफरेंट टर्म्स में मोल थे आपके। मोल कंसेप्ट ऑफ फॉर आयनिक कंपाउंड्स,
तो a mole of an ionic compound is defined as that number of the substance which has mass equal to gram formula mass or which contains Avogadro number of formula unit. तो आयनिक कंपाउंड का मोल कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास. मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl. तो इसमें देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl हो गया और 6.022 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव आयंस हो गए और इसमें इतने ही Cl नेगेटिव आयंस हो गए. एम्पेरिकल फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल कंपाउंड विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of the various elements present in one molecule of the substance. एम्पेरिकल फार्मूला आपका हो गया केमिकल फार्मूला जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में किसी भी एटम के लिखा जाए वेरियस एटम्स के लिए जो कि एक मोल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट हो. मॉलिकुलर फार्मूला. द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. ठीक है, जो ट्रू फार्मूला रिप्रेजेंट करे. इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा. वेयर n क्या होगा? एक इंटीजर होगा और अगर n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मॉलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास होगा. और मॉलिकुलर मास ऊपर भी बताया था 2 इंटू वेपर डेंसिटी. इसका ये एग्जांपल है, देख लीजिए आप. मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इतना होता है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका जो भी कॉमन होगा होल नंबर उसको आप बाहर ले लीजिए. जैसे सब में क्या है 6 कॉमन है तो इसका जो फाइनल एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CH2O. ठीक है, होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है. और इट मीन्स 1 एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट फॉर एवरी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मास ऑफ H2O ये तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे. जैसे कार्बन का 12U होता है प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1.0U प्लस ऑक्सीजन का 16.0U प्लस कर देंगे तो 30U बन जाएगा. फिर है आपका लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट. तो द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली. ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो रिएक्टेंट जो कि पूरा कम्प्लीटली रिएक्ट हो चुका है. द रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, तो वही रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट. द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट. और जो नहीं हुआ पूरा कंज्यूम, पूरा रिएक्ट नहीं किया, वो क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट. अब है आपका मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज. तो ये आपका सिंपल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फिर है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी. इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप ध्यान से देखना. मोलैरिटी क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैपिटल M से करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. और मोलैलिटी क्या होता है? देखिए डिफरेंस. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg. ठीक है, ध्यान देना 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन नहीं है, ऊपर क्या था आपका? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था. ठीक है, इसमें क्या है? सॉल्वेंट. ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. मोलैलिटी का फॉर्मूला आपका होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. आपका आता है फिर मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन है आपका द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the component. ठीक है, तो किसी भी कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन निकालना हो वो किसके इक्वल होता है? उसी कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द होल कंपोनेंट.
जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का कितना मोल है N2 और सॉल्वेंट का N1। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, N2 जो कि क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। और वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करने को बोलो तो सेम प्रोसेस है, आपको ऊपर क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि N1 है अपॉन में N1 प्लस N2। और एक और चीज़ कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। और जो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं दोनों का सम कितना होगा, दोनों ही नहीं, अगर कितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप प्लस करेंगे उसका सम हमेशा 1 आएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो, और नहीं भी हुआ हो तो आप ये नोट से देख सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना और इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के भी आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप टेलीग्राम जो कि है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।